हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल जीके, जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज यानी कि डीजीएस के लिए, जो कि होने वाला है 27 मार्च 2022 को। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि हमें लीगल करंट अफेयर और लीगल जीके जो है वो मिल नहीं रहा इसके सोर्सेस। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम लेकर आते हैं लीगल जीके की सीरीज़। तो आज से हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रीसेंट लीगल अपडेट्स जो कि 2021 और 2021 में आए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट अपडेट के साथ। तो जो हमारा पहला ये केस है, ये केस जो है वो है डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ 2021 का केस है। यानी कि ये केस जो है 2021 का है, डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर का केस है। ठीक है, बेसिकली ये केस आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो ये हर्ट किया होगा क्योंकि ये जो केस था ये बहुत ही चर्चा में था न्यूज़पेपर में, या कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा। मराठा रिजर्वेशन के बारे में था। इस केस में जो था, इस केस में इन्होंने मराठा रिजर्वेशन की जो डिमांड की जा रही थी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इनमें जो 5 जज की बेंच बैठी थी, अशोक भूषण थे, ऐसे नाजीर थे, एल नागेश्वर राव थे, हेमंत गुप्ता, एस रविंद्र भट्ट, ये 5 जज की बेंच थी जिन्होंने क्वाश कर दिया ये डिबेट जो मराठा रिजर्वेशन के लिए चल रही थी, जहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में रिजर्वेशन मांगा जा रहा था मराठास के लिए। और वो किस चीज़ के लिए था? एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट। ठीक है, और अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सर्विसेज फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टेट, इन सब के लिए रिजर्वेशन मांगा जा रहा था। और ये SCBC एक्ट ऑफ 2018 के अंदर था, जिसको अमेंड किया गया था 2019 में, और जिसमें 12% और 13% रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी के लिए मांगा जा रहा था, जो कि इन एडिशन था 50% जो सोशल रिजर्वेशन दिया जाता है। और वो बोला गया कि ये जो रिजर्वेशन है ये नहीं कवर होगा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जैसा कि जो हमारा लैंडमार्क केस है इंदिरा सावनी केस, इसमें भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि किसी भी कीमत पे रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे रिजर्वेशन। इसमें इन्होंने मराठा के रिजर्वेशन के लिए इन्होंने स्पेशल ग्राउंड मांगा था कि हम स्पेशल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन मांगते हैं। लेकिन जो है इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जो मराठास हैं वो भी जो ऑलरेडी रिजर्व क्लास है उसमें कवर्ड होते हैं, और वो ऑलरेडी जो है मराठा कम्युनिटी ये अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर चुकी है, ये सब जगह अवेलेबल है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एडिक्वेटली अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि उनको इक्वल चांस मिला है और नाउ रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है इनको। ठीक है, तो ये इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे जो है क्या के क्वेश्चन फ्रेम हुए थे वो सब दिए गए हैं कि जजमेंट ऑफ इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नीड टू बी रेफर टू लार्जर बेंच, ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन उठाया गया था। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि 12% 13% जो मराठा कम्युनिटी का रिजर्वेशन डिमांड में है वो 50% सोशल रिजर्वेशन के एक्सीड में लिया जा सकता है कि नहीं इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया था, मराठा जो है हिंदू कम्युनिटी के अंदर आती है और वो मेनली रिसाइड करे जाती है महाराष्ट्र में। और जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 240 अपॉइंट किया था एक कमीशन जिसमें इन्वेस्टिगेट कर रहा था कंडीशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का। ठीक है, और उसमें उन्होंने ये नहीं पाया कि जो मराठा कम्युनिटी है ना वो बैकवर्ड क्लास है, ये नहीं पाया गया था उनके फाइंडिंग के अंदर। ठीक है, तो उसको भी नज़र में रखा गया। और इन महाराष्ट्र में बिसाइड द ब्राह्मण इट इज़ मराठा हु क्लेम टू बी अ रूलिंग कम्युनिटी। तो जब आप रूलिंग कम्युनिटी हैं तो फिर आप जो हैं वो डोमिनेटेड पोजीशन पे होंगे, आपको रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो है डिटेल आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे। आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हर एक डिटेल आर्ग्यूमेंट जो बेसिकली हेल्ड हुआ था, और जो जजेस के नाम है और क्यों इनको रिजेक्ट किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया था, ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैंने कवर कर लिया आपके लिए।
ये एक देख लीजिए कि द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एमसी गायकवाड रिपोर्ट, एमसी गायकवाड रिपोर्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी। तो कमीशन जो है ना वो रिलाई कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जो कि किस में बैठी थी, एम नागराज के केस में जो बैठी थी, और उसका व्यू ले रहा था, उसका क्वान्टिफिएबल डेटा सीलिंग ले रहा था 50%। और उसमें बोला गया था कि 50% का जो डेटा सीलिंग लिमिट है ना उसको ब्रीच किया जा सकता है। और इस बेसिस पे एमसी मेहता, एमसी गायकवाड कमेटी का रिपोर्ट आया था कि ये जो 12% और 13% रिजर्वेशन है ये हम ले सकते हैं इन एडिशन टू 15% रिजर्वेशन, ठीक है, सॉरी 50% रिजर्वेशन के एडिशन में 12% और 13% डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली इसमें। और ये जो 2019 में अमेंडमेंट आ गया था और सेपरेट रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया गया था इसमें। तो इस जो ये जो अमेंडमेंट था ना इसको ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। तो ये डिमांड सिर्फ नहीं थी, ये 2019 में अमेंडमेंट भी आ गया था और सेपरेट रिजर्वेशन दे दिया गया था जिसको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। और उसमें बोला गया था कि ये क्लियरली वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो ये वॉयलेटिव है 14 और 16 का, इसलिए हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते एंड इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारा केस का नाम, एक बार फिर से देख लेते हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर 2021 मराठा रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, 5 जज की बेंच थी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लीगल करंट अफेयर की तरफ, जो कि बात कर रहा है नो मोर मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फ्रॉम समरी टू समन ट्रायल मजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड रीजन। यानी कि इसमें क्या हुआ था, री एक्सपीडियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 का। इसमें बेसिकली क्या हुआ था ना, इसमें ये रेफरेंस था और इसमें बोला गया कि कोई मैकेनिकल कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं कंप्लेंट का। कौन से कंप्लेंट का, जो सेक्शन नंबर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में फाइल किया है। तो यानी कि हम सिर्फ ऐसे ही विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन जो है समरी ट्रायल को समन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि नोटिसिंग द समर ट्रायल ऑफ द कंप्लेंट फाइल अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 आर बीइंग रूटीनली कन्वर्टेड टू समन्स ट्रायल इन अ मैकेनिकल मैनर। यानी कि क्या देखा जा रहा था कि मैकेनिकली कन्वर्ट हो रहा था, बिना स्टेटिंग एनी रीज़न जो है समरी ट्रायल को समन ट्रायल में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो इसलिए जो जज की बेंच बैठी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, और इसमें ऐसे बोबड़े जी थे, जस्टिस ऐसे बोबड़े, फिर हमारे CL एल नागेश्वर राव, फिर BR गवई, AS बोपन्ना एंड रविंद्र भट्ट जस्टिस जी जो हमारे थे, उन्होंने डायरेक्ट किया हाई कोर्ट को टू इशू प्रैक्टिस डायरेक्शन टू द मैजिस्ट्रेट फॉर रिकॉर्डिंग कॉग्नेंट एंड सफिशिएंट रीजन। यानी कि उन्होंने हाई कोर्ट, इन जज बेंच जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच जो थी, इन्होंने जो है ऑर्डर दिया हाई कोर्ट को कि आप जो है सर्कुलर निकालिए मैजिस्ट्रेट्स के लिए कि वो विदाउट रिकॉर्डिंग एनी रीजन जो है वो समरी ट्रायल को सम्मन में नहीं बदल सकते इन केसेस ऑफ सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और इसके एडिशन में इन्होंने क्या बोला कि इट इज़ ओनली इन अ केस वेयर मैजिस्ट्रेट इज द ओपिनियन दैट इट मे बी नेसेसरी टू सेंटेंस द एक्यूज फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर दैट द कंप्लेंट शैल बी ट्राइड एज समन ट्रायल। यानी कि जहाँ समन ट्रायल किस में कन्वर्ट किया जाएगा, वैसे केसेस में जहाँ मजिस्ट्रेट की ओपिनियन में ये लगता है कि ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि उसको सेंटेंस दिया जाए, कि उसको सेंटेंस दिया जाए फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। वैसे अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सेंटेंस जो 1 साल से ज़्यादा हो सकता है, तो फिर वैसे सिचुएशन में, वो भी हर सिचुएशन में नहीं, एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो सर्कमस्टेंसेस रिकॉर्ड करके, रीज़न रिकॉर्ड करके वो समन ट्रायल करा सकती है, ठीक है। और जो बोला गया कि ये जो कन्वर्जन किया जा रहा है ना, मैकेनिकल प्रोसेस जो हो रहा है ना, 138 का जो कन्वर्जन हो रहा है ना कंप्लेंट का समरी से समन ट्रायल, वो इससे क्या हो रहा है ना, इससे डिले हो रहा है केसेस में के डिस्पोजल में। जो प्रोसीजर समरी ट्रायल के प्रोसीजर में जो टाइम लगता है उससे कई ज़्यादा टाइम एक समन ट्रायल में लगता है। और जब आप मैकेनिकली कन्वर्ट कर दोगे, आप देखोगे भी नहीं कि इस केस में ज़रूरी था कि नहीं एक समरी ट्रायल को समन में कन्वर्ट करने के लिए। आप बस ऐसा एज अ रूटीन वर्क इसको कर रहे हो, एज अ मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हो।
तो फिर जो है इसके कारण डिले हो रहा है डिस्पोजल ऑफ केसेस में। इसलिए जो है अब आप बस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हो विथ स्ट्रॉन्ग रीज़न। आप रीज़न रिकॉर्ड करोगे और अगर रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद अगर आपको ओपिनियन में लगता है कि यहाँ जो है ज़रूरत है जस्टिस के लिए, कन्वर्जन ज़रूरी है, समन ट्रायल ज़रूरी है, तो ही कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज नहीं। फर्दर जो सेकेंड प्रोविज़न है, सेकेंड प्रोविज़ो है 143 सेक्शन नंबर 143 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो क्या बोल रहा है, दैट द मैजिस्ट्रेट हैज़ टू रिकॉर्ड एन ऑर्डर स्पेलिंग आउट द रीज़न ऑफ सच कन्वर्जन। यानी कि मैजिस्ट्रेट को पूरा रिकॉर्ड करना होगा रीज़न उन्होंने क्यों कन्वर्ट किया। और जो ऑब्जेक्ट है 143 का एक्ट, सेक्शन नंबर 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, उसका ऑब्जेक्ट यही है कि क्विक डिस्पोजल हो सके कंप्लेंट का 138 में। तो इसके अंदर भी ये आर्ग्यूमेंट जो था वो भी सपोर्ट कर रहा था कि मैकेनिकल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड केस। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ, जो कि है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस राहुल मोदी 2022 का केस है, यानी कि ये लेटेस्ट केस है आपके लिए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इन्होंने एक लोन डिफ़ॉल्ट में, यहाँ लोन डिफ़ॉल्ट का केस था और इस लोन डिफ़ॉल्ट के केस में डिवीज़न बेंच बैठी थी नागेश्वर राव एंड BR गवई की, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्ली, राहुल मोदी का प्ली जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ऑन आदर्श ग्रुप एंड राहुल कोठारी ऑफ Rotomac Global for default bail on the ground of trial court failed to take cognizance within stipulated 60 और 90 days टाइम अंडर CRPC। अब जो यहाँ टाइम स्पेसिफाई किया है वो टाइम जो बेसिकली है वो सेक्शन नंबर 167 ऑफ CRP से लिया जाता है। ठीक है, इसमें दिया गया है डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न दिया गया है कि अगर 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपका ट्रायल कंप्लीट नहीं होता, सॉरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो आप जो है पर्सन को जो है अक्यूज्ड को उसको रिलीज़ कर देंगे और बेल पे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन केस में ये लोन डिफ़ॉल्ट का केस था और यह नागेश्वर राव और BR गवई जी की बेंच बैठी हुई थी। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया राहुल मोदी का प्ली डिफ़ॉल्ट बेल के लिए, और वो किस ग्राउंड पे था कि ट्रायल कोर्ट जो है ना वो फेल हो गई है कॉग्निजेंस लेने के लिए 60 या 90 डेज़ के अंदर, जो CRPC के 167 के प्रोविज़न में दिया गया है। और बेंच ने हेल्ड किया जो प्रोविज़न है ना, provision is not for the trial court and filing of the charge sheet within stipulated period is sufficient compliance under 167। और यहाँ जो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ना ये डिफ़ॉल्ट बेल, ये किस लिए रिजेक्ट किया, जो है राहुल मोदी का जो इन्होंने प्ली रिजेक्ट किया वो किस बेसिस पे किया, इन्होंने बेंच ने ये बोला कि ये जो प्रोविज़न है ना 167 का, ये प्रोविज़न जो है इस ट्रायल कोर्ट के लिए नहीं है। सिर्फ फाइल कर दिया ना चार्जशीट इस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर जो 167 में मेंशन है, तो वो सफिशिएंट कंप्लायंस है। इसके ये सफिशिएंट कंप्लायंस है सेक्शन नंबर 167 का। सिर्फ चार्जशीट भी फाइल कर दिया उन्होंने अपना केस, चार्जशीट फाइल करने का मतलब क्या होता है कि केस की फाइंडिंग हो गई और चार्जशीट फाइल किया। चार्जशीट तभी फाइल किया जाता है जब केस में कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग होती है, यानी कि लगता है कि हाँ ये क्राइम जो है किया गया है कि उसकी तरफ प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन के बाद, तभी चार्जशीट फाइल होती है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, चार्जशीट फाइल ही नहीं होती है। तो चार्जशीट अगर फाइल की गई है ना तो इसका मतलब है कि वो सफिशिएंट कंप्लायंस है और फिर आपको बेल नहीं मिलेगा इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सेक्शन 167 के कंप्लायंस के डिफ़ॉल्ट में, जो 60 और 90 डेज़ के बाद मिलता है, ये आपको नहीं मिलेगा। बेंच ने नोट किया कि रेफरेंस जो है रेफरेंस टू अ लार्जर बेंच pertains to the issue of exclusion or inclusion of the date of remand of computation of the period prescribed in 167. Therefore, differentiating the same, the bench applied the law laid down in Bhikam Chand Jain's case to hold that the conclusion of the High Court that the accused cannot be remanded beyond the period of 60 days under 167 and further remand could only be at post-cognizance stage was not correct. According the इम्पग्न ऑर्डर वॉज सेट असाइड। यानी कि बेंच ने और क्या नोट किया कि अगर रेफरेंस किया जाएगा ना लार्जर बेंच क्यों,
तो फिर थोड़ा टाइम में जो है फ़र्क आ सकता है, एक्सक्लूज़न और इंक्लूज़न करके जो है डेट को इधर उधर कर सकते हैं डेट, और उसके कारण जो है डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो सकता है। इसलिए जो बेंच ने क्या किया, भीकम चंद जैन के केस में जो हेल्ड हुआ था ना, उसको लिया और उसको इस केस पे अप्लाई कर दिया, और एक कंक्लूजन पे आए कि हाई कोर्ट दैट द अक्यूज कैन नॉट बी रिमांडेड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 60 डेज। यानी कि यहाँ पे क्या कंक्लूजन पे आए कि अक्यूज को जो है 60 दिन के बाद रिमांड पे नहीं रखा जा सकता अंडर 167, और फर्दर रिमांड कैन ओनली बी पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेट। और फर्दर रिमांड कब होगा, सिर्फ पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेट पे होगा, और ये अप्रोच जो है वो करेक्ट नहीं था अकॉर्डिंग टू इम्पंग्ड ऑर्डर, और इसलिए जो वो गलत ऑर्डर जो दिया गया था उसको सेट असाइड कर दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, पहला केस जो था वहाँ डिवीज़न बेंच बैठी थी और वहाँ पे जो है इनका रिजेक्ट कर दिया गया डिफ़ॉल्ट बेल का प्ली। ठीक है, और उस प्ली के रिगार्डिंग जो है रेफरेंस किया गया लार्जर बेंच को, और उस रेफरेंस में क्या हुआ, उस रेफरेंस में जो है भीम चंद जैन का केस जो है रेफ़र कर लिया गया, एंड उसके बाद बोला गया कि जो ये है 60 डेज़ के बाद अगर रिमांड में रखते हैं तो वो वॉयलेटिव है 167 ऑफ सीआरपीसी का, और जो उसके बाद जो रिमांड हो सकता है ना वो सिर्फ वो उसके बाद रिमांड अगर पोस्ट कॉग्निजेंस सिर्फ स्टेज का हम बता रहे हैं तो वो अप्रोच जो है हमारा गलत है, और उस इसलिए जो है हम वैसे इम्पॉग्न ऑर्डर जो गलत ऑर्डर दी गई है उसको हम सेट असाइड करते हैं। ये था सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस राहुल मोदी का केस। फिर आता है कहकाशन कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 का केस है ये भी। ठीक है, एक काम करते हैं, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ये कास्काशन कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2022 का केस जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 498A से रिलेटेड है। ठीक है, जो क्रूएलिटी पे होता है इस पे बहुत ही मेजर जजमेंट आया था, तो ये मैं आपको अच्छे से बताना चाहती हूँ, और इसलिए हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और तब तक रिवाइज करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डीजीएस एग्ज़ाम। थैंक यू।